बुधवार को तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी समुद्र में न जाने की सलाह। दो दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं जोरदार बारिश के आसार। असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह हल्का कोहरा छाने की संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं छा सकता है मध्यम कोहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां कहां होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है अगले 2 दिनों के दौरान। खासतौर से तमिलनाडु की अगर बात करें, साथ ही पुडुचेरी, तो 2 दिन यहां कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। बुधवार को तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। तेज हवाओं की वजह से ही मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की है। बुधवार और गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी तेज बारिश के आसार हैं। 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं गुरुवार को रायलसीमा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन केरल की अगर बात करें तो यहां भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। वहीं 2 से 3 दिनों के दौरान असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह हल्का कोहरा छा सकता है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं मध्यम कोहरा छाने का अनुमान है। और आइए अब मौसम खबर में बात करते हैं बारिश के अनुमान की। अगले 2 दिन देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश की उम्मीद नहीं है। साथ ही 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अनुमान नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। बुधवार और गुरुवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं बुधवार और गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन असम और मेघालय में भी बरसात के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। बुधवार और गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। वहीं अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में भी बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि बुधवार और गुरुवार को ओडिशा में कहीं कहीं बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का अंदेशा नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं बुधवार और गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन कोंकण गोवा में भी बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में अनेक स्थानों पर बरसात का अनुमान है। साथ ही गुरुवार को रायलसीमा में भी कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। साथ ही गुरुवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बारिश का अंदेशा है। गुरुवार को केरल के कुछ हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है। वहीं बुधवार और गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है।
और आइए अब बुलेटिन में आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सबसे पहले अगर बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो आप देख सकते हैं यहाँ कहीं कहीं भारी बारिश हुई। लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। साथ ही केरल में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा केरल में अगर बात की जाए तेज हवाओं की, तो कई जगह तेज हवाएं भी चली। इसके अलावा तमिलनाडु पुडुचेरी में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी कई जगह तेज हवाएं दर्ज की गई। और आइए बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। देश के किन हिस्सों में अधिक और न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अगर की जाए बात असम और मेघालय की अगर बात करें, तो यहाँ पर अधिकतर जगह अधिकतम तापमान इक्का दुक्का जगहों पर सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। केरल की अगर बात करें, तो यहाँ पर कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी अधिक दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश की भी अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। इसके अलावा बिहार में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। जबकि हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान कोंकण गोवा के रत्नागिरी में दर्ज हुआ। यहाँ अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा। और आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। सबसे पहले उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इसके अलावा केरल के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हुआ। जबकि मराठवाड़ा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। साथ ही विदर्भ में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, तो कई स्थानों पर यहां न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। इस बीच देश में सबसे कम तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में दर्ज किया गया। यहां तापमान रहा 8.2 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ये समय रबी फसलों की बुआई या रोपाई के लिए काफ़ी बेहतर है। ऐसे में अगर किसान कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर फसलों का चयन करें तो अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बात अगर पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की जाए तो यहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, क्या है इन राज्यों के लिए विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं। पश्चिमी पंजाब के किसान इस समय धान की कटाई करें और खेतों को गेहूं की बुआई के लिए तैयार करें। यही प्रदूषण को कम करने के लिए धान की पराली को जलाने के बजाय गहरी जुताई कर खेत में ही सड़ा दे। पश्चिमी पंजाब में ही जल्द से जल्द मसूर की बुआई कर ले। मसूर में किसान LL 699 और LL 931 जैसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। यही गन्ने की रुपाई का काम भी कर ले। पश्चिमी पंजाब में गेहूं, राई, तोरिया, गोभी, सरसों, मटर, चना, आलू, मूली और लहसुन भी लगा सकते हैं। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों के किसानों के लिए सलाह है कि वो समय से बोई जाने वाली गेहूं के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ किसान आलू के अच्छी किस्मों की बुआई का काम करते रहें। मध्य पंजाब में ये समय कैनोला और पछेती फूल गोभी के लिए अनुकूल है। किसान इनकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के किसान इस समय जड़ वाली सब्जियों के अलावा पत्तेदार सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी हरियाणा के किसान जल्द से जल्द कपास की चुनाई कर ले। हरियाणा में ये समय कैनोला की बुआई के लिए अच्छा है। यहाँ के किसान कैनोला में GSC 67 और GSL 12 जैसी किस्मों का चुनाव करें। यही समय किसान राई में गिरिराज, RLC 3, PBR 357, RLM 619, PBR 91, PBR 97 जैसी किस्मों की बुआई शुरू कर सकते हैं। हरियाणा में ही आलू की बुआई करते रहे। वहीं दिल्ली और उससे सटे इलाकों के किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तैयार खेतों में अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं के बीजों की बुआई करें, जिसमें नमी सबसे अच्छी हो। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास के किसान जितनी जल्दी हो सके आलू की बुआई कर ले। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। फूलों की खेती किसानों को अच्छी कमाई दे सकती है और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से अगर हमारे किसान खेती करें तो फूलों की न सिर्फ पैदावार अधिक होगी बल्कि आपका जो मुनाफा है वो भी ज़्यादा हो सकेगा। और ऐसे में अब फिलहाल मौसम जो चल रहा है इसमें ग्लेडियोलस की बुआई आप कर सकते हैं, लेकिन और किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी और किस तरह का प्रबंधन अपनाना इसके लिए ज़रूरी है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ग्लेडियोलस फूल गुच्छे में खिलता है। पतली और लंबी लंबी डालियों में इसके 15 से 20 से 25 फूल एक साथ खिलते हैं। इस फूल को डालियों के साथ ही तोड़ा जाता है। सजावट और गुलदान में इसका खूब उपयोग होता है। विदेशों में भी इसकी मांग खूब होती है, इसलिए भारत से निर्यात होने वाले फूलों में ग्लेडियोलस भी एक प्रमुख फूल है। ग्लेडियोलस फूलों की खेती मूल रूप से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। इसकी बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। जो किसान ग्लेडियोलस फूलों की बुआई करना चाहते हैं उनके लिए बुआई का सही समय आ चुका है। इसके लिए किसान सबसे पहले अपने खेतों को जोत कर तैयार कर ले और ध्यान रखे कि खेत खरपतवार से पूरी तरह मुक्त हो। मुख्य फसल को पूरा पोषण मिले और सूरज की रोशनी भी बढ़िया मिले, इसलिए खेत को खरपतवार रहित रखना चाहिए। ग्लेडियोलस की पौध को तैयार होने में 40 से 45 दिनों का वक्त लगता है। पौधों की रुपाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर हो। ये भी ध्यान रखें कि पौधों की सिंचाई आवश्यकता के अनुसार होती रहे। अगर ग्लेडियोलस की कुछ खास किस्मों की बात करें तो पूसा शुभम इसकी सबसे जानी मानी किस्म है। ये सफेद पीले रंग का फूल होता है। इस पौधे के खिलने में 72 दिन लगते हैं। इसे 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी खेती उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। इसकी एक किस्म पूसा केरल की खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। ये बिल्कुल उजले रंग का फूल होता है। इस फूल को तैयार होने में 75 दिनों का समय लगता है।
इस फूल को भी 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए किसान भी फूल को डंठल समेत ही तोड़ते हैं। पूसा मनमोहक किस्में नारंगी लाल रंग की होती है। इस फूल को तैयार होने में 100 से 105 दिनों का वक्त लगता है। 100 सेंटीमीटर लंबी लंबी डालियों में पूसा मनमोहक के करीब 20 फूल एक साथ खिलते हैं। इसका रंग और इसकी महक सच में मन को मोहने वाली होती है और इसलिए इसका नाम पूसा मनमोहक रखा गया है। इस फूल को 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जाती है, जबकि पूसा विदुषी किस्म को तैयार होने में 80 से 85 दिनों का वक्त लगता है। ये हल्के हरे और उजले रंग का होता है। इस फूल को 11 से 12 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। ग्लेडियोलस की एक और खास किस्म है पूसा लाल वैलेंटाइन। ये 125 सेंटीमीटर तक लंबी डालियों में होती है। इसकी डालियों के बीच में ही करीब 20 फूल साथ साथ खिलते हैं। इसे तैयार होने में करीब 100 दिनों का वक्त लगता है। इस फूल को भी 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पूसा सृजन किस्म की बात करें तो ये गुलाबी, लाल और नारंगी रंगों के मेल का बना होता है। इसकी फसल से फूल तैयार होने में 105 दिनों के आसपास का वक्त लगता है। इसे भी करीब 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ग्लेडियोलस की एक और किस्म है पूसा उन्नति। पूसा उन्नति के फूल गहरे गुलाबी रंग के होते हैं। इस फूल को तैयार होने में करीब 75 दिनों का वक्त लगता है। इस फूल को करीब 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अपने गहरी रंग और गुच्छे में खिलने के कारण इस फूल का उपयोग समारोह स्थल को सजाने में खूब होता है। ग्लेडियोलस में आमतौर पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने किस तरीके से आप अगर चाहते हैं तो ग्लेडियोलस की खेती कर सकते हैं और इसके लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। अब आइए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जाए तो यहाँ पर किसान गेहूं और बाजरे की बुआई अभी करते रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चना, सरसों, मसूर और लहसुन साथ ही मक्के की बुआई किसान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर फिलहाल किसान अभी प्याज की रोपाई भी करते रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की भी रोपाई किसान अभी कर सकते हैं। साथ ही मिर्च और टमाटर की भी रोपाई किसान यहाँ करते रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसीम, मसूर, राई, लहसुन और मटर में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। साथ ही यहाँ किसान तैयार धान की कटाई कर लें। धान की कटाई के बाद फसल को 2 से 3 दिन धूप में सुखाएं। फसल के सूखने के बाद उसकी गहाई किसान जरूर करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही आलू की उन्नत किस्मों की बुआई किसान कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ अहम जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं मौसम के लिहाज से, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। यहाँ किसान अभी फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब्जियों को कीटों से किसान जरूर बचाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं, काबुली चना और सरसों की बुआई फिलहाल जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मटर, पालक, धनिया, मूली, मेथी, लहसुन और धनिया की खेती किसान कर सकते हैं। साथ ही यहां किसान मिर्च, टमाटर और पपीते की रोपाई करते रहें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस समय आलू की बुआई कर सकते हैं, अभी का समय अनुकूल है। साथ ही किसान धान की कटाई कर उसे 3 से 4 दिन जरूर सुखाएं। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके में जौ, मटर और मसूर की बुआई किसान कर लें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गेहूं की बुआई किसान करते रहें। उत्तराखंड के नम इलाके में धान की कटाई और सरसों की बुआई किसान करते रहें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रह सकता है अगले 2 दिन, आइए जान लेते हैं। खासतौर से सबसे पहले अगर बात की जाए तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो यहाँ 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। बुधवार को तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। आपको बता दें, इस दौरान तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। तेज हवाओं की वजह से मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की है। बुधवार और गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं। 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। गुरुवार को रायलसीमा में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं 2 दिन केरल में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 से 3 दिनों के दौरान असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह हल्का कोहरा छाने की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं मध्यम कोहरा छा सकता है। और आइए अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।